इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्या। अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात किया जाए तो इंडिया में जो सबसे पहला चेंज आया था एजुकेशन पॉलिसी में वो था 1968। उसके बाद 1986 उसको माइनर चेंजेस उसमें आए थे। 1992 में कोई एक बड़ा चेंज नहीं था। तो ये इंडिया में थर्ड एजुकेशन पॉलिसी में चेंज है जो कि 2020 में आया है। जो कमिटी थी इस पॉलिसी के लिए वो थी डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने उसको हेड किया था, जो कि फॉर्मर स्टोर चीफ रहे हैं। और 34 ईयर्स के बाद बहुत बड़ा चेंज आया है इंडियन एजुकेशन पॉलिसी में। चलिए इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या सबसे बड़े चेंजेस हैं वो हम लोग जानते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहली बात बता दूं तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ जो एचआरडी है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। उसका नाम रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देन यहाँ पे 10+2 जो सिस्टम होता था पहले उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसको रिप्लेस किया जाएगा 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 है क्या, ये हम लोग जानेंगे। देन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम क्या है। देन नो स्ट्रीम, कि सब कुछ साथ में सिखाया जाएगा, ये क्या है। चलिए जानते हैं ये सब चीज़ों को। सो अगर मैं बात करूँ 5+3+3+4 की, तो जो 5 ईयर है, जो पहले 5 साल होंगे बच्चे के, फ्रॉम प्री प्राइमरी, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट और सेकंड, 5 साल हो गए। ये 5 साल जब बच्चा 3 साल का रहेगा तभी स्कूल में जाना स्टार्ट हो जाएगा और 3 से 8 साल की स्कूलिंग होगी। इसमें बच्चे को जो सिखाया जाएगा वो थ्रू द गेम्स, बच्चे को खेल खेल में पढ़ाई कराई जाएगी। इस स्टेज में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा जिससे बच्चे को कोई प्रेशर ना दिया जा सके और बच्चा स्कूल जाने के लिए खुश हो, ना कि रोए। बच्चे को पता रहे कि हाँ मैं वहाँ जाके खेलने वाला हूँ और उस खेल के थ्रू पढ़ाई कराई जाए। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चेंज है एजुकेशन पॉलिसी में, क्योंकि आज के डेट में जो बच्चों को इवन नर्सरी, जूनियर, सीनियर से एग्ज़ाम चालू हो जाती है, बच्चे के ऊपर से प्रेशर आता है। वो इसलिए पढ़ाई से उसका जो मन है वो भटक जाता है और वो हमेशा उसको एक ऐसी निगाह से देखने लगता है जैसे कि उसका दुश्मन है पढ़ाई। तो ये बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाया जाए स्कूल के लिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है इस एजुकेशन पॉलिसी में। 3 ईयर प्रिपरेटरी स्टेज, अब ये 3 ईयर प्रिपरेटरी स्टेज होगा 5+3 में आएगा। तो जब बच्चा 8 साल के बाद जाएगा आगे स्कूल में तो क्लास 3, 4, 5 में जाएगा, तो वो 3 ईयर ये हो गया। जब बच्चा 8 से 11 साल का होगा इस टाइम पे, अब इस टाइम पे बच्चे के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासेस में एग्ज़ाम्स होंगे और जो लर्निंग होगी वो एक्टिविटी बेस्ड होगी। तो रोट लर्निंग को थोड़ा सा कम किया जाएगा, मतलब रोट लर्निंग को पूरा निकालने का प्लानिंग चल रहा है गवर्नमेंट का कि रोट लर्निंग ख़त्म की जाए। और इस स्कूल में, इस स्टेज में बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करेगा। बच्चे का जो एजुकेशन होगा वो मेनली थ्रू द मदर टंग होगा और एक नेशनल लैंग्वेज सिखाई जाएगी बच्चे को। तो ये बहुत अच्छा है कि क्योंकि माना जाता है कि अगर बच्चे को नेशनल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाए कोई भी चीज़, तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है कंपेयर टू द अगर उसको दूसरे लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। अब देखिए आज के डेट में प्रॉब्लम क्या होती है, अगर बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, मेनली प्रॉब्लम हो जाती है कि घर पे तो माँ बाप और सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं और स्कूल में इंग्लिश। अब वो बच्चे को समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ का मतलब क्या है और इसका बहुत प्रॉब्लम होता है। देन इसके बाद बच्चा जाएगा 3+ में, तो वो क्या होगा, वहाँ पे मिडिल स्टेज है वो। जब बच्चा 6 में जाएगा, 6, 7, 8, क्योंकि वहाँ पे 3, 4, 5 पढ़ लिया ना, तो अभी 6, 7, 8 इस टाइम पे बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी। इंग्लिश की एजुकेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो स्कूल्स हैं पहले से, जिन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं और वो इंग्लिश में एजुकेशन देना चाहते हैं और जो बच्चे लेना चाहते हैं, तो उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। कोई भी आदमी अपने बच्चे को बचपन से इंग्लिश पढ़ा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला है। जिनको जाना है प्राइवेट स्कूल में और वो पढ़ना है तो पढ़ें, कोई भी स्कूल अपना लैंग्वेज चुन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जब बच्चा 6, 7, 8 में रहेगा, इस टाइम पे बच्चे को कंप्यूटर नॉलेज दी जाएगी, बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग मतलब बच्चे को सॉफ्टवेयर बनाना आ सकता है, तो ये और एप्लीकेशंस बनाना आएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि हम लोग चाइना में देखते हैं कि चाइना में छोटे छोटे बच्चे आज के डेट में कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है इस एजुकेशन पॉलिसी में। फिर वोकेशनल कोर्सेज पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि बच्चे को अगर कुछ सीखना है, किसी को टेलरिंग सीखना है, किसी को खाना बनाना सीखना है, किसी को गार्डनिंग, किसी को प्लम्बरिंग, किसी को वेल्डिंग, जो कुछ सीखना है आप वहाँ पे सीख सकते हैं और वो
कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं होगी, वो आपके उसके जो मार्क्स हैं वो स्कूल सर्टिफिकेट में आपके इंक्लूडेड होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, जो चीज़ आपको सीखना है, जो आप सीखना चाहते हो, वो भी आपके एजुकेशन के अंदर आ रहा है। तो बच्चों को अगर होता है ना, सब छोटे छोटे बच्चों का एक इंटरेस्ट होता है कि हाँ, मुझे ये सीखना है, तो वो सीख सकते हैं वो। और एक चीज़ फ़ायदा है कि देखो, जब बच्चे को कोई चीज़ बचपन से सिखाई जाए तो वो बहुत मन लगा के सीखता है, और वही चीज़ अगर बड़े होकर सीखें हम लोग तो उतना मन नहीं लगा पाते, वो चीज़ों को सीख नहीं पाते उतना। तो उस टाइम पे जल्दी सीख सकते हैं बच्चे। फिर अभी भी एजुकेशन मदर टंग में ही रहेगी, लेकिन हाँ, वन इंडियन लैंग्वेज, कोई एक इंडियन लैंग्वेज उनको सीखनी होगी। वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। अगर आप उड़िया सीखना चाहते हैं, आसामी सीखना चाहते हैं, मैथिली सीखना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो सीखना चाहते हैं, कोई एक इंडियन लैंग्वेज सीखेंगे, और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट रहेगा। 4 ईयर सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पे क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। और इसमें अगर बहुत जगह क्या होता है कि क्लास 9 8 के बाद ही स्ट्रीम चुनने की बात आ जाती है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। बट इसमें अभी जो सिस्टम आया है, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने साइंस चुन लिया तो साइंस चुनने के बाद आपको जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वही पढ़ना होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। लेकिन अभी आप वो सब्जेक्ट के साथ, अगर मुझे पॉलिटी पसंद है या ज्योग्राफी पसंद है या हिस्ट्री पसंद है, मैं पढ़ सकता हूँ कोई एक सब्जेक्ट लेके। अगर मैंने आर्ट्स ले लिया और मुझे बायो पसंद है तो मैं लेके पढ़ सकता हूँ। अगर मैंने कॉमर्स ले लिया और मुझे कोई एक सब्जेक्ट साइंस या आर्ट्स का पसंद है तो मैं लेके पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पे जो स्ट्रीम सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, और मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक पूल होगा जहाँ से आप सब्जेक्ट को चुन पाएंगे। यहाँ पे एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने को भी आपका मौका मिलेगा, फ़ॉरेन लैंग्वेज भी एक सब्जेक्ट होगा। और इसमें मैंडेरिन को निकाल दिया गया है। मैंडेरिन निकालना, इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। देखिए, जो चाइना के साथ, चाइना की जो नेशनल लैंग्वेज है वो मैंडेरिन है। तो चाइना के साथ अभी टेंशन चल रहे हैं, इसलिए उसको निकाला गया है। बट इन द कमिंग फ्यूचर आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड, बिकॉज चाइनीज़ लैंग्वेज अगर हमारे लोग सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे, तभी वो चाइना से कॉम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी भाषा को समझना, उनकी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें चाइनीज़ सीखना होगा। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए ध्यान दिया जाएगा, जिससे बच्चे की एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो हो सके। देन ग्रेजुएशन, 12th के बाद आता है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन BA, BSc, BCom हम लोग लेते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को 4 साल का बना दिया गया है। पहले क्या होता था कि आज के सिस्टम में जो है कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया और सेकेंड ईयर पढ़ लिया, मैंने स्कूल छोड़ दिया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और मैं फिर आना चाहता हूँ स्कूल में पढ़ने के लिए 2 या 4 सालों बाद, तो मुझे फिर से स्टार्टिंग से पढ़ना होगा। लेकिन आज का जो सिस्टम, अभी जो सिस्टम आया है, इस सिस्टम में ऐसा होगा कि अगर मैं फिर से आता हूँ तो मैं फिर से जहाँ छोड़ के गया था मैं वहीं से स्टार्ट कर सकता हूँ एजुकेशन को। ये बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पे। इसको बोलते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। इसको समझिए आप थोड़ा, कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ के छोड़ दिया स्कूल कॉलेज को, तो मुझे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंड ईयर में अगर मैं उसको छोड़ता हूँ तो मुझे ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अगर थर्ड ईयर में तो मुझे डिग्री मिल जाएगी, जिसके लिए मैं जॉब्स ले सकता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अगर मैं 4 साल पढ़ता हूँ तो उसमें रिसर्च भी मुझे करना पड़ेगा और मुझे ऑनर्स का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ 1 ही साल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 3 साल का कोर्स ये ग्रेजुएशन किया तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का करना पड़ेगा। उसके बाद PhD करने के लिए MPhil की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। और यहाँ पर भी वही होगा, अगर किसी ने BSc लिया है और उसको सब्जेक्ट साइंस के तो हैं, लेकिन उसके साथ वो कोई आर्ट का सब्जेक्ट ले सकता है। कोई BA में है, वो कोई एक साइंस का सब्जेक्ट ले सकता है। तो डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया जाएगा कि कोई भी स्ट्रीम नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट को ले सकता है, जिससे कि हम लोगों का एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो और स्पेशलाइजेशन को थोड़ा सा कम किया जाए। क्योंकि देखिए, इन द कमिंग फ्यूचर द जॉब इज़ नॉट फॉर द स्पेशलाइज्ड। जो भी स्पेशलाइजेशन होगा उनके लिए कोई जॉब नहीं है। जो लोग जनरलिस्ट होंगे उनके लिए है, क्योंकि जो स्पेशलाइजेशन है वो रोबोट कर लेंगे। तो आपको जनरलिस्ट अप्रोच अपनाना होगा। तो इसके लिए पूरा जनरलिस्ट का पे ध्यान दिया जा रहा है कि अगर हम लोग सारे चीज़ों पे, कोई साइंस पढ़ रहा है तो उसके साथ वो कोई आर्ट्स का भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ये बहुत अच्छा चेंज है। इसके अंदर हम लोग बात करें कि ये होगा कैसे एडमिशन। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ रहे हो और फिर आ रहे हो 4 सालों बाद,
और बोल रहे मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन चाहिए, तो कैसे मिलेगा? इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। उस क्रेडिट के अंदर, उस बैंक के अंदर आपके जो स्कोर्स हैं, जो क्रेडिट है वो रखा जाएगा, आपके स्कोर्स का क्रेडिट। और जब आप एडमिशन लोगे कुछ सालों बाद, एक उसका टाइम लिमिट अभी नहीं सेट है, बाद में एजुकेशन पॉलिसी में जब आएगी पूरा अच्छे से, तो उसमें बताया जाएगा कि कितने सालों बाद अब अगर आप आते हो तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि आप निकल गए तो आप 20 साल बाद आओ तो आपको एडमिशन मिलेगा, क्योंकि उसका कुछ टाइम लिमिट होगा। तो आप आओगे तो वो क्रेडिट जो है आपका रखा गया है, वहीं से उठा के वो क्रेडिट्स के साथ आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ दे तो आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिल सकता है। तो ये थ्रू द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है आज के डेट में। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं? जो पॉलिसी आई है, पहली बार एजुकेशन पे 6% ऑफ जीडीपी के खर्च करने की बात हो रही है। जो हमारा रिजल्ट आएगा अभी इस पॉलिसी के थ्रू, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी क्लास का रिजल्ट आएगा, उसमें क्या होगा कि आपका मार्क्स तो होगा, मार्क्स के साथ आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाओगे कि मैंने कैसे किया है, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, ये सब चीज़ें। आपके फ्रेंड्स आपको असेस कर पाएंगे, कि आपके फ्रेंड्स बताएंगे कि आपने कैसा किया है। आपके टीचर्स भी आपको असेस करेंगे, तो और आपके फ्रेंड्स के साथ आप कैसे रहते हो उसका भी मार्क्स रहेगा। तो एक बहुत अच्छा है कि हर बच्चा कॉपरेशन सीखेगा, कि कैसे कॉपरेट करके रहना है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीखेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे टीचर भी कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट में आने वाली है, आने वाली है। और जो सेल्फ, वो अपने आप को एज ए पर्सन, वो आप अपने आप को जान पाएगा और अपना असेसमेंट कर पाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग। फिर यहाँ पे जो पॉलिसी आई है उसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी को इंडिया में अपना ब्रांच सेटअप करने की आज़ादी मिल गई है। और टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो कि इंडिया में आ सकते हैं, टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़, ऐसा नहीं कि कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी कंट्री से उठ के चली जाए, जो टॉप 50 हैं वो यहाँ इंडिया में ब्रांच खोल सकते हैं और अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। ये अच्छा है, जिससे जो इंडियंस हैं उनको भी अच्छा एजुकेशन मिलेगा, और इंडियन जो टीचर्स हैं वो भी सीखेंगे कि वहाँ पे जो सिस्टम है वो कैसा चल रहा है। तो इंडियन जो कॉलेजेस हैं वो भी अपने आप को चेंजेस लाएंगे। फिर वोकेशनल कोर्सेज की बात करें यहाँ पे, तो सबसे अच्छा होने वाला है कि जो 6 स्टैंडर्ड में वोकेशनल कोर्सेज लाए गए हैं और 6 से 12 तक चलेंगे, जिससे बच्चा 12th में निकलेगा तो उसके पास एक स्किल होगा, एक हुनर होगा, जिसके दम पे वो अपने आप पे कुछ कर सकता है, ना कि वो किसी के यहाँ जॉब के लिए जाएगा, वो अपने आप में एक जॉब क्रिएट कर सकता है। देन कोडिंग, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि बच्चे को सॉफ्टवेयर और ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगे, जो कि अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर ही है। देन नेगेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि इंग्लिश को 6 में लाया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लिश से दूरी बनाई जा रही है, लेकिन उतनी भी नहीं है, उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि आज के डेट में देखिए ना, फॉरेन कंट्रीज़ में, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे ज़्यादा इंडियंस को जॉब मिल रही है, जबकि उतने चाइनीज़ और रशियंस को नहीं मिलती। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो द इंग्लिश। चाइनीज़ को कितना बड़ा भी हो जाए ना, तो उसको वहाँ के बड़े बड़े जनरल्स को भी इंग्लिश नहीं आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियंस को इंग्लिश आती है, उसका फ़ायदा हमें मिल रहा है, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर ऐसा नहीं कि उसको हमको किनारा कर देना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन, अभी एनसीईआरटी को कहा जाएगा कि जो पूरे कंट्री का जो एजुकेशन है उसके लिए एक सिलेबस बनाया जाए जो सबके लिए सेम हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखिए अच्छा भी है, और लेकिन बुरा क्या है कि हर जो राज्य है, जो स्टेट है, उसके पास अपनी पावर है, वो कैसा एजुकेशन देना चाहता है अपने बच्चों को। लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो जो स्टेट है उसकी पावर को लिया जाएगा। लेकिन चलिए जो भी है। फिर रिमूवल ऑफ मैंडरिन, जो चाइनीज़ लैंग्वेज है, मैंडरिन को निकालना ही एक बहुत बड़ी हमारे लिए बैक फुट हो सकता है। तो इस मेरे ख्याल से कि आगे जाके इसको एजुकेशन पॉलिसी में एंट्री करवाया जाएगा इसका। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और आपके क्या विचार हैं? आपको कैसा लगता है कि अच्छा है कि बुरा है? सो जस्ट कमेंट ऑन। ओके, थैंक यू।